औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से यानी लगभग 250 सालों से दुनिया प्रतिदिन अधिक ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में उत्पादन स्तर और अनुमानित भंडार के आधार पर विश्व में खनिज तेल के लगभग 53 साल, प्राकृतिक गैस के लगभग 50 साल और कोयला के लगभग 150 साल में खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इनके अंधाधुंध इस्तेमाल ने पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से भी दुनिया को रूबरू कराया है। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर की सरकारें ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए संबंधित कानूनों में बदलाव समेत हर तरह के कदम उठा रही है, ताकि जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत को कम करने के साथ ही वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में हुई चर्चा की। It's a good bill, it's a step in the right direction, but this government's got an uncanny knack of ignoring what's important and concentrating on what makes headlines. We've got to be really serious about energy conservation and about encouraging energy conservation, and it's not just enough to be a government of gas bags. We've got to do more than that. औसतन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कोई बड़ा निर्णय करके आते हैं और फिर सरकार लौट के आती है तो फिर सो जाती है। कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस 20-20 साल के बाद हम लोग रेटिफाई करते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार इस देश में है और ऐसा नेतृत्व है कि 6 महीना पहले वो सरकार, देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो समिट में जाते हैं और लौट करके 3 से 6 महीने के भीतर एक कानून में संशोधन ले आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा कमिटमेंट है वो देश के 125 करोड़ लोगों के बीच में लाया जाए। सांसदों ने माना कि ऊर्जा संरक्षण समय की मांग है और इसके लिए साझा प्रयासों की जरूरत है। चर्चा के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों, गैर जीवाश्म स्रोतों के इस्तेमाल, ऊर्जा दक्षता मानदंडों, कार्बन फुटप्रिंट कम करने, कार्बन बाजार की स्थापना और कार्बन ट्रेडिंग के अलावा जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का भी जिक्र हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार से अक्षय ऊर्जा उत्पादन को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 2001 के कानून में ये बदलाव गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से संबंधित है और इससे देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। भावी पीढ़ियों की ऊर्जा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाली अक्षय ऊर्जा की तरफ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी वजह है ऊर्जा की बढ़ती मांग, घटते जीवाश्म ईंधन और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला को ऊर्जा के सीमित संसाधन माना जाता है, जो भविष्य में समाप्त होने वाले हैं। ये भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जबकि गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, जिनका अनिश्चित काल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें सौर, पवन, जलीय, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा शामिल है। ये ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत हैं, क्योंकि ये विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं करते। इन तथ्यों से आज पूरी दुनिया परिचित है, जिसके कारण नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले एक दशक से दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव आने का मुख्य कारण, एक प्रमुख कारण यह है कि दुनिया के सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। अब इसके फलस्वरूप एक मूवमेंट प्रारंभ हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, ऐसे एनर्जी की ओर जिससे कि एमिशंस नहीं होते। भारत में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण इस्तेमाल, इसके संरक्षण और इससे जुड़े मामलों को लेकर सदी की शुरुआत में ही ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 बनाया गया था। इसके तहत देश में ऊर्जा दक्षता अभियान शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कानूनी ढांचे, संस्थागत व्यवस्था और एक नियामक तंत्र का प्रावधान किया गया। 2010 में इस कानून में संशोधन किया गया ताकि ऊर्जा बाजार के विकास के साथ
ऊर्जा क्षेत्र में आए बदलावों से तालमेल बिठाया जा सके। लेकिन कार्बन ट्रेडिंग जैसी नई अवधारणाओं को पेश करने और पर्यावरण सम्मेलन में लिए गए संकल्पों के मद्देनजर फिर ऊर्जा संरक्षण कानून में संशोधन की जरूरत महसूस की गई। मॉनसून सत्र के दौरान 3 अगस्त 2022 को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि टीएमसी के सौगत रॉय ने बिल का ये कहते हुए विरोध किया कि इससे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की जटिलता बढ़ेगी। The introduction of green hydrogen, green ammonia and other non-fossil fuels. That's why I want a comprehensive bill to come on this and oppose the introduction of this bill. पहला प्रोविजन है कि इसमें हम इनेबलिंग प्रोविजंस कर रहे हैं कि जो अभी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में नॉन फॉसिल फ्यूल का हम लोग रिप्लेसमेंट करें। दूसरा, इससे हम कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 24% ऊर्जा का खपत होता है, उसको हम लोग सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वही रहेगा, उसके बोर्ड को बड़ा बना रहे हैं। दरअसल नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में भारत ने पंचामृत के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें 2030 तक जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना, 50% ऊर्जा जरूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी करना, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल 2022 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि ये संशोधन विधेयक भी इसी पंचामृत के प्रावधानों को लागू करने का रास्ता तैयार करेगा। इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल हम आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ग्लासगो में 5 मेजर स्टेप जिसको पंचामृत भी कहते हैं, उस पंचामृत को जो उन्होंने कहा है, तो केवल ग्लासगो के सम्मेलन में उन्होंने भारत की तरफ से एक वायदा नहीं किया, भारत की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं किया या भारत के कमिटमेंट को नहीं दर्शाया, बल्कि उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज भारत की सदन में एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट हमें प्राप्त करना है 2030 तक 500 गीगावाट। लेकिन उससे एक बड़ी बात है और इसमें एक ऐसा लक्ष्य है, औसतन जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो अपना लक्ष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल का रखते हैं और एक ऐसा लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री बनाया है जो शायद उस लक्ष्य के प्राप्ति के दौरान हम में से यहाँ कोई ना रहे, वो 2070 का है। और ये विजन होता है देश का और देश के उस लकीर को खींचने का कि हम रहे ना रहे, देश रहेगा, भारत माता रहेगी और वो देश चलता रहेगा। जो पेरिस का समझौता COP26 जो समझौता किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल का जो समझौता किया गया था, उसको भी प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। वन नेशन वन ग्रिड जो हमने बनाई है, उसके माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किस तरीके से देश रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाता जाएगा और जो फॉसिल एनर्जी है, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, उसको कैसे कम किया जाएगा, इसके क्षेत्र में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। वर्ष 2001 का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को ऊर्जा खपत के मानकों को तय करने का अधिकार देता है। ताज़ा संशोधन के जरिए इसमें ये जोड़ा गया है कि सरकार किसी नामित उपभोक्ता से ऊर्जा खपत का न्यूनतम हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के लिए कह सकेगी। अलग अलग गैर जीवाश्म स्रोतों और उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए खपत की अलग अलग सीमाएं तय की जा सकती हैं। नामित उपभोक्ताओं में खनन, इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, रसायन और पेट्रो रसायन जैसे उद्योग, रेलवे सहित परिवहन क्षेत्र और अनुसूची में तय वाणिज्यिक भवन शामिल हैं। कई विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक को सही दिशा में उठाया जा रहा कदम बताया। हालांकि उनका कहना था कि जीवाश्म से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाने की चुनौतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। There are a lot of positive things which our honorable minister, the bill introduced by the honorable minister, it's like to
fulfill our commitments in Glasgow COP. This is a welcome move, and this bill also helps in increasing investments in clean energy because of the trading of carbon credits, and it's going to greatly reduce the import dependency. The bill, as I see it, aims to act as a facilitator to achieve COP26 targets. So I feel the proposed legislation is in the right direction. From every angle, this bill is of immense help to India and to its people, and hence I'm supporting it. Madam, with all that said and done, there are challenges to switch from fossil to renewable which need to be addressed. Otherwise, it will become a futile exercise. विधेयक में ये भी प्रावधान है कि गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत की बाध्यता पूरी नहीं करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा तय मानदंड से ज्यादा खपत की गई ऊर्जा के बराबर तेल की कीमत का 2 गुना अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। बीएसपी सांसद गिरीश चंद्र ने कहा कि मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का कार्य है किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण की देखभाल करें, और करती भी हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी से मुझे ये कहना है कि किसी व्यक्ति या कंपनी के दिए गए ऊर्जा संरक्षण लोड के सापेक्षता में यदि सीमा के अंदर ऊर्जा संरक्षण किया जाता है तो उसके इंसेंटिव दिया जाना न्यायोचित होगा। वही दूसरी तरफ ब्यूरो द्वारा किए गए लोड के सापेक्ष में ऊर्जा का अधिक संरक्षण करता है तो मौजूदा 10 लाख जो पेनाल्टी है उसे बढ़ाकर 20 लाख पेनाल्टी को करना चाहिए। यदि 3 बार इसी कृत्य का से पकड़ा जाता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए। ऐसी भी मेरी आपसे मांग है। विपक्षी सदस्यों ने ये सवाल भी पूछा कि सोलर पैनल के लिए सब्सिडी घटाई जा रही है लेकिन जीएसटी बढ़ा दी गई है। ये भी कहा गया कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर नीति स्पष्ट होनी चाहिए। You have to increase solar energy, you have to increase the generation of solar power, but you are reducing the fund allocation. At the same time, subsidies by around 60% is being reduced by this government of the solar panels, and GST is increased from 5 to 12%. Where is the justification? What has this government done for transmission and distribution specifically of renewable energy? You've invested so much money in making this renewable, which is wonderful, but what have you done? Same thing about carbon credit trading. Carbon credit trading is wonderful, but it's all up in the air. Have you spoken to stakeholders? Have you consulted states? Have you consulted industry? Nothing from the best of my knowledge. विपक्षी सांसदों ने कहा कि विधेयक में सहयोगात्मक संघवाद का ध्यान रखा जाना चाहिए और राज्यों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। I would like to emphasize that the right should also be provided to state government as per our federal spirit of the Constitution. State government play a very crucial role in promoting the usage of renewable energy, and they duly deserve this right to issue carbon credit certificates. When it comes to implementation of non-fossil sources, we definitely welcome this, but my concern is how is that the renewable power purchase obligation of the states is going to be addressed, because each state has its own limitations, each state has its own commitments which are already committed long time back. चर्चा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिए कार्बन क्रेडिट जैसी अतिरिक्त प्रोत्साहनों का भी जिक्र हुआ। विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना तय करने का अधिकार देता है। कार्बन क्रेडिट का अर्थ कार्बन उत्सर्जन की तय मात्रा का व्यापार योग्य परमिट है। केंद्र या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जारी करती है। संस्थाएं सर्टिफिकेट खरीदने या बेचने की हकदार होंगी। कोई अन्य व्यक्ति भी स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीद सकता है। सांसदों ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से भारत में कार्बन बाजार के विकास में सहायता मिलेगी। वहीं कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में कार्बन ट्रेडिंग हेतु विनियामक ढांचा प्रदान करना, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हो सके। प्रस्तावित संशोधनों से भारत में कार्बन बाजार में विकास में सहायता मिलेगी। India is the largest exporter of carbon credits. Therefore, it makes obvious sense that we set up our own national market and frame the necessary regulations for it. There is a need for incentivizing actions for emission reduction, leading to increased investments in clean energy and energy efficiency,
areas, and its amendment will be seen as a positive step in that direction. It is remarkable that this bill also recognizes vehicles and vessels as sources of energy exploitation. Carbon credit market comes at a high transaction cost, and accurate parameters as well as transparent mechanism for regulation of carbon trading needs to be set up. कार्बन ट्रेडिंग का जिक्र करते हुए जेकेएनसी सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि इस मामले में नियामक ढांचे के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक में कार्बन ट्रेडिंग को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कार्बन ट्रेडिंग है क्या। Carbon trading is okay, but carbon trading has failed elsewhere because the only focus was placed on carbon trading. Carbon trading has to work side by side with the regulatory framework. We should not downplay the importance of regulatory framework where we put cap on the emissions, carbon emissions. Then only you will be able to achieve whatever objectives are spelled out in this bill. It is very interesting to note that what is meant by carbon trading or what is meant by this carbon trading or carbon market. It is not been defined in the bill. That is my strong objection. Here in this bill, I would like to ask or seek the Honorable Minister, please explain where the carbon trading or the carbon credit scheme is explained. हालांकि एनके प्रेमचंद्रन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने, बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने समेत विधेयक के अन्य प्रावधानों का समर्थन भी किया। I do support all these efforts at three provisions or three issues relating to the aforesaid three issues. That is mandate use of non-fossil energy sources by prescribing minimum consumption of non-fossil energy sources, number one. And number two, bringing large residential buildings under the regime of energy conservation. And number three, strengthening the Bureau of Energy Efficiency by increasing the number of board of members, and all these things I do support. विधेयक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सदस्यों की अधिकतम संख्या 26 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। विधेयक ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहिता का भी प्रावधान करता है। नई संहिता ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग और हरित भवनों की अन्य जरूरतों से संबंधित नियमों का प्रावधान करेगी, जो संहिता की अधिसूचना के बाद निर्मित और 100 किलोवाट के न्यूनतम कनेक्टेड लोड या 120 किलोवोल्ट एम्पियर के कॉन्ट्रैक्ट लोड वाले कार्यालयों और आवासीय इमारतों पर लागू होंगी। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब नहीं कि केवल रिड्यूस करेगा या एलिमिनेट करेगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होगा इन्वायरमेंट पे। वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तो इन्वायरमेंट पे या जो हमारा कार्बन इमिशन को उसको तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन उससे लेस वाटर, एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज, तो इस तरह से निश्चित तौर से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एट द बिल्डिंग और सिटी स्केल्स बाय जनरेटिंग देयर ओन एनर्जी आर इंक्रीजिंग बाय। सदस्यों ने आवासीय क्षेत्रों में सोलर प्लांट या रूफटॉप ग्रिड लगाने के लिए सब्सिडी या इंसेंटिव दिए जाने समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने सौर आधारित कूलिंग प्रौद्योगिकी और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने टाइडल एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया। रेजिडेंशियल एरियाज में सोलर प्लांट या रूफटॉप ग्रिड लगाने के लिए किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, और जिस प्रकार आज इस बिल के माध्यम से आप ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरियाज को एनर्जी कंजर्वेशन कोड के अंतर्गत ला रहे हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल सोलर सब्सिडी या इंसेंटिव के लिए भी सरकार कोई योजना लाए। The bill is only talking about large residential buildings. The reality is that we need to have a focus on passive cooling. What is passive cooling? When you're designing a building, you need buildings that utilize shading, that utilize other techniques. And we need to incentivize the use of 5-star energy saving air conditioners, solar heaters, solar pump, and solar-based cooling technologies should be given a big R&D focus because we are not focusing on cooling technology. हम समुद्र से घिरे हुए हैं, इंडियन ओशन हमारे दक्षिण में है, तो आज एक टाइडल एनर्जी को लेकर भी आज बहुत से इट्स अ ह्यूज फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कि जो वेव्स के नीचे जो टाइड्स है उसके से टाइडल एनर्जी में आज ऐसे कुछ छोटे छोटे देश है जो टाइडल एनर्जी में सबसे आगे हो गए हैं। आज स्कॉटलैंड जैसा एक छोटा देश टाइडल एनर्जी में बहुत आगे हो गया। हम कब आगे होंगे
होंगे ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दें, नई एनर्जी, नए स्टार्टअप्स पे जोर दें। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत ने जो कुछ हासिल किया है वैसा बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। We can be proud of our record in energy transition in the installation of renewable energy capacities. We can be proud of it as a country. हमारा per capita emission दुनिया में सबसे कम है, लेकिन ये एनर्जी ट्रांजिशन में और एमिशंस कम करने का जो टारगेट है उसमें हम दुनिया के लीडर में इमर्ज किए हैं। स्थापित क्षमता हो गई है नॉन फॉसिल फ्यूल की 1,67,000 मेगावाट और करीब 82,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन। जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपने जोड़ा है ये दुनिया में सबसे तेज गति है। ये हम नहीं कहते, द होल वर्ल्ड सेज we have emerged as the most attractive destination for investment in renewables. This is not me saying, this is the whole world saying it. केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों के अनुरूप ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को लेकर विपक्षी सदस्यों की टिप्पणियों के जवाब भी दिए। लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने we had promised that by 2022 we'll establish 175 gigawatts of capacity, renewable energy capacity, and we have missed it. But this is the position, we have not missed the target. We are not only on the target, in fact we are ahead of the target. We would have been much ahead of the target if the COVID had not intervened. We achieved our target before time, that's why we enhanced our targets for 2030. And we shall achieve those. Don't worry. NDC हमने प्लेज किया था पेरिस में, ये 2 प्लेज किए थे। एक तो कि हम साहब 2030 तक अपना कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से, वो हमने 21 में कर दिया। दूसरा हमने कहा था कि हम अपने एमिशंस इंटेंसिटी को घटाएंगे एज अगेंस्ट 2005 लेवल्स बाय 33 to 35% बाय 2030। ऑलरेडी हमारा जो अचीवमेंट है इट्स नियरिंग 30, तो उसका भी हम बिफोर टाइम हम लोग अचीव कर देंगे। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत के पास ऊर्जा के शुद्ध आयातक से ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक बनने का ये सुनहरा अवसर है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने कार्बन बाजार और बड़ी आवासीय इमारतों को ऊर्जा संरक्षण के दायरे में लाने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। The European Union has already decided that they'll levy a carbon tax on steel which is not green, on import of steel which is not green. So if we don't convert our industry will not be competitive. It will not be able to sell in the foreign markets. That's how the world is changing. We are missing the bus. Now we can't afford to miss the bus this time. We missed the bus when the Industrial Revolution took place. This time we shall not miss the bus. We shall emerge as exporters of green hydrogen and green ammonia. That's why we have said, we have put an enabling provision in the amendments that we will prescribe the replacement of imported sources, fossil fuel sources by renewable sources or non-fossil sources made in India. That's why we have provided for the carbon market. And the industries or obligated entities which are not able to meet their targets of reducing their carbon emissions, they will have to buy carbon credits or pay penalties. Now that is the construct. That is a construct which is already there. We are only combining it and making it clear. We are only bringing in large residential buildings. That means residential buildings which have a connected load of more than 100 kilo. Okay, if you construct a large building, these are the rules which you will have to follow. This is what we will have to do. Now, those codes are made a part of the building code of the state. So the state absorbs it in its building bylaws, and it is implemented as a part of the building bylaws. So the states implement. All the implementation is done by the states, by the designated agency of the state. केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के जवाब के बाद लोकसभा ने 8 अगस्त 2022 को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। ताज़ा संशोधन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा, साथ ही भारत में कार्बन बाजार का विकास भी करेगा। पर्यावरण सम्मेलन
COP26 में लिए गए संकल्पों को देखते हुए भी इन संशोधनों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की मदद करेगा। ये सच है कि नवीकरणीय ऊर्जा मौजूदा ऊर्जा स्रोतों का एक बेहतर विकल्प है। हालांकि कई चुनौतियां भी हैं, फिर भी भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दे रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता खत्म कर उज्जवल और हरित भविष्य का निर्माण सुनिश्चित करेगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।